Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया टेलीविजन। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक प्रोफेसर ही नहीं, एक सफ़र है। मेरा परिवार पाकिस्तान जंग से आया था पार्टीशन के समय, और जो टर्निंग पॉइंट आया वो 6 दिसंबर 1992 को आया। कम्युनल वायलेंस कब शुरू हुआ? बेहतरी के लिए बदलाव करना है तो उसका एक ही रास्ता है। तो बीजेपी रिजीम ने हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, मंदिर तोड़ के और बाबरी मस्जिद बनाई, यहाँ मंदिर होने को कोई प्रमाण नहीं, लेकिन रिचुअल्स को वो रिलीजन समझते की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा भी अब ये प्राइम मिनिस्टर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म खतरे में है, तो ये गलत कैसे हुआ? इंसानियत से मोहब्बत। अब पाकिस्तान की फौज आपके दरवाजे तक आ गई। आपका पैगाम और इफेक्टिव होगा अगर इस कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब औरत और मर्द मिलकर समाज में काम करें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया टेलीविजन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक प्रोफेसर ही नहीं, एक सफ़र है सच्चाई, सेकुलरिज्म और इंसानियत का, जिनकी सोच ने नफरत के विरुद्ध एक रोशनी बन के काम किया है। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपकी बातें हम सभी लोग जानते हैं, आपको सुनते आ रहे हैं। मैं आपकी पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग, आप कैसे हुई, फिर अभी आपका वक्त कैसे गुजरता है बॉम्बे में। जी, सारांश में कहूँ तो हम लोग मेरा परिवार पाकिस्तान जंग से आया था पार्टीशन के समय। अच्छा। उस समय 1.5 साल के करीब रहा हूँगा। तो हम लोग नागपुर आए तो परिवार ने बहुत मेहनत से एस्टेब्लिश किया, और बचपन से मुझे काफ़ी शौक़ था साहित्य पढ़ने का। उसमें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, और हिंदी में जो अनुवादित शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्र, ऐसा हिंदी का मुझे बहुत शौक़ था। और हमारे दादाजी की एक दुकान थी सड़क पर जी, वो हमारा स्टडी रूम भी था। तो सड़क पे बैठे हुए सब आते जाते दिखता था। गणेश उत्सव आ रहा है, मुहर्रम का ताजिया आ रहा है, और नागपुर के त्यौहार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दादाजी जब हम खाली थे तो दादाजी को मदद करते थे। तो एक दुनिया के बारे में समझ पैदा हुई, और उसी में मेरी पढ़ने की रुचि में एक बात पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आई कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ से मेरे बीच में आई। इनलाइटेंड एक तरह से माइंड था कि क्या सही है क्या गलत है ये समझना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए। और दूसरा क्या था, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था उसके चारों तरफ स्लम टाइप था, गरीबी बहुत थी जी, और वो चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती थी। तो मुझे लगता था समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय तो खैर हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं पूरा वक्त ये छोड़कर करूँ वो, क्योंकि ज़िंदगी का भी सवाल था, जीने का भी सवाल था। तो मैंने फिर मेडिकल कॉलेज में गया, MBBS, उसके बाद MD, और ये मेरा इरादा और मजबूत हो गया, क्योंकि वहाँ मैं देखता था जनरल वार्ड में गरीब मरीज़ हैं, और समाज कैसा है। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, एक तरफ काफ़ी इतनी गरीबी है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ये किया। फिर मैंने भारत के बारे में पढ़ा। गांधी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, नेहरू भी मेरे एक आदर्श बन गए, भगत सिंह को भी मैंने पढ़ा, अम्बेडकर को भी पढ़ा, और इसमें से मैंने अपना रास्ता निकालने की कोशिश की। फिर मार्क्सवाद के भी प्रभाव में आया मतलब मार्क्सवाद की भी मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी कि वो जो समानता की बात करते हैं। अब जिस प्रकार से सोशलिज्म हुआ, रशिया में हुआ, चाइना में, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पर मार्क्स की जो प्योर फिलोसफी दी उन्होंने, वो एक यूटोपिया, आदर्श समाज का चित्र था। पर फिर वो मैंने कभी अपने आप को एक जगह रोका नहीं। तो इधर से ये MD हुआ,
फिर बाद में मैंने प्रैक्टिस किया आपने मेडिकल? हाँ, प्रैक्टिस काफ़ी किया जी। वहाँ नहीं किया, पर एक तो मेडिकल कॉलेज में ही मैं डॉक्टर ही था। छोड़ के फिर मैं 2 साल तक पूरा ट्रेड यूनियन में लगा रहा, मजदूरों के आंदोलन में। प्रैक्टिस छोड़ के आप मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा। फिर कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ, बॉम्बे में ट्रेड मजदूर ज़्यादा हैं और मेरे जो दोस्त लोग थे वो JNU कैम्ब्रिज वगैरह के थे, तो उन्होंने कहा हमारी तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप आ जाइए तो अच्छा होगा। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ भी मैंने 2 साल पूरा केवल मज़दूरों के बीच में काम किया। फिर परिवार की समस्याएं, पैसे का प्रॉब्लम था। तो अभी आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या थी जब आप ये काम कर रहे थे? ये तो मुझे ग्रुप की तरफ से 120 रुपये मिलता था महीने का उस समय, ओके। 1975 में। फिर वो बच्चा होने वाला था तो मैंने कहा भाई का पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो एक जॉब किया। उसके बाद बाई चांस मुझे IIT में पता चला यहाँ एक खाली है, तो मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैं आ गया, हो गया मेरा सिलेक्शन। और फिर IIT में मैं वही प्रैक्टिस करता था, मेडिकल प्रैक्टिस, जनरल हॉस्पिटल भी देखता था। वहाँ रहते रहते मुझे लगा कि मेरी लाइफ में थोड़ा बंधन ज़्यादा हो गया जी, बंधन ज़्यादा हो गया। तो वहीं मैं आसपास देखा फैकल्टी प्रोफेसर्स, उनकी लाइफ में थोड़ी फ्रीडम थी, तो IIT में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुला, उसमें मुझे प्रोफेसर के रूप में ले लिया। जब खुला है तब आप फाइनल रहे उसमें? हाँ, मैं पायनियर तो नहीं, 5-6 लोग थे उसमें, मैं भी था। फिर उसी में मैंने, कई लोगों ने मेरे अंडर में PhD किया और साथ ही साथ एक पैरेलल ट्रैक पे मैं सोशल इश्यूज़ को पढ़ते रहा। मज़दूरों के इशू में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और 1980 के दशक में देखा, एक तरफ तो इधर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ फैक्ट्रियाँ कम हो रही थी, फिर भी मैं उस पर लगा रहा। और जो टर्निंग पॉइंट आया वो 6 दिसंबर 1992 को आया। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो तब तक मुझे लगता था ये हिंदू मुसलमान मामला क्या है, ये तो हवा में उड़ जाएगा, अच्छी सरकारें रही तो इसका कोई मतलब नहीं है। और उस दिन रात को मुझे लगा ये मामला ऐसा ही नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा और मुसलमान ईसाइयों को तो एक तरफ दुय्यम करेगा, साथ ही साथ ये दलितों को, औरतों को, आदिवासियों को भी हाशिए पे ढकेल देगा। ये मेरी समझ विकसित हो गई थी। तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि मैं RSS को समझूंगा, तो RSS को समझने के लिए इसके साथ, नौकरी के साथ साथ फ्री टाइम जो मिलता है, छुट्टियां हैं, वेकेशन हैं, कैजुअल लीव है, तो उसमें मैं यही काम करता रहा। और मैं संपर्क में आया फिर डॉक्टर असगर अली इंजीनियर के, उनके सेंटर में भी मैं जुड़ गया। एक हमारा और ग्रुप था एकता नाम का, तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारा मज़दूरों में संपर्क था, कोई सांप्रदायिक घटना हुई तो मज़दूरों को साथ में लेकर उसका विरोध करने के लिए हम मोर्चा, प्रदर्शन, कैंपेन करते थे। चलता रहा। तो मेरा पढ़ाई काफ़ी मैंने तेज कर दी, ये भारतीय समाज को समझने के लिए और RSS को समझने के लिए। तो इसी के साथ साथ मैंने लिखना चालू कर दिया थोड़ा बहुत। बड़े अखबार में तो कभी मुझे छापा नहीं, और छोटे छोटे अखबारों में काफ़ी चल जाता था। और थोड़ा मैं बोलने में ठीक ठाक था, तो मेरा ट्रैवल बहुत बढ़ गया, मतलब लोग बुलाने लगे, मुझे बुलाते रहते थे। तो IIT में रहते रहते ये चला सिलसिला 2004 तक। मैं इधर पढ़ाता भी था, उधर बीच बीच में राइटिंग, और इसी बीच में मेरी 1-2 मेजर बुक्स आई उसी समय पे जब IIT में था। तो फिर मैंने कहा ये थोड़ा टैक्सिंग हो रहा है मेरे लिए, जॉब भी करना और ये काम भी करना। तो मैं फिर पूछा कि अकाउंट डिपार्टमेंट में गया, मैंने पूछा भाई अभी मैं अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा। तो उन्होंने बताया 11-12 हज़ार मिलेगा। ये 2002 की बात है, 2003 की बात है। मैंने कहा ये तो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी पत्नी का खुद का दवाखाना है, अच्छा, बच्चों की अपनी नौकरियाँ हैं। मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर यहीं मैंने ऑफिस बनाया और पूरा टाइम ये, फिर असगर अली इंजीनियर की जो हमारा सेंटर है उसमें काम करता था। और मेनली तो मेरा खुद का स्टडी, राइटिंग, ट्रैवल, लेक्चर्स। और मैंने एक काम किया, उस समय यूट्यूब ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो 2008-9 के करीब मैंने खुद होके यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया।
अपना। जी। चल पड़ा। तो फिर एक लड़का आया, उसने कहा मैं आपके यूट्यूब का एडिटर बनता हूँ, खुद हो गया हैंडल करने के लिए। जी। मैंने कहा जाओ। तो फिर बीच में मुझे मौका मिला हैदराबाद रहने का, मेरा बेटा था वहाँ, 6 महीने रहा। तो एक स्टूडियो वाले बहुत उदार थे, मेरा नाम सुना हुआ था, तो उन्होंने स्टूडियो दे दिया कि आप जितना शूट करना करो। तो वहाँ से फिर मेरा चैनल बढ़ने लग गया। तो एक तरफ ये चैनल के लिए काम, फिर वीकली एक आर्टिकल जनरली लिखता हूँ, और फिर एक किताबों का सिलसिला। बेसिक जो रहा आपका, जी, तो वो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसी पर, मतलब एक तरह से इनिशिएट उसी से किया आपने। उसके बाद जब आपने यहाँ पर कम्युनल हारमोनी पर एक तरह से थ्रेड देखा, तो आपका काम उस पर हो गया। देखिए, कार्ल मार्क्स का भी ऐसा मैं एक मैकेनिकल मैंने उसको नहीं लिया। जी। मैंने देखा कार्ल मार्क्स ने जो सपना दिया था, लेनिन ने उसको पूरा किया एक तरह से। वो भी मैं भी उसको भी नहीं मानता। वो जो रशियन क्रांति के बारे में जो भटकाव आ गया, तुरंत 17-18 दिन के बाद भटकाव आ गया। वो मजदूरों की सत्ता नहीं रही, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आई, कम्युनिस्ट पार्टी के बदले स्टालिन की सत्ता आई, तो वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया। तो मैं समझ गया कि ये पॉसिबल उस प्रकार से पॉसिबल नहीं है जिस प्रकार से मार्क्स ने सपना देखा था। माओ की क्रांति भी ज़बरदस्त थी, पर उसमें भी देखा मैंने कि जो ये रास्ता है ये यहाँ के लिए उचित नहीं है। चाइना वो भी रास्ता। तो मैं किस निष्कर्ष पे आया कि भारत के समाज में अगर बेहतरी के लिए बदलाव करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि यहाँ लोकतंत्र को बचाया जाए, और दूसरा जन आंदोलन और जन चेतना के माध्यम से वो मूल्यों को डाला जाए जो समाज को बदल सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन आ गया। तो उसके लिए फिर मैं जब सांप्रदायिकता विरोधी काम में डूबा, तो वो पुरानी समझ सब कहीं जाती नहीं है, कहीं ना कहीं काम में आती है कि भाई ये झगड़ा धर्मों के बीच में नहीं है, धर्म तो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में है। ये वहाँ से मुझे ये मुद्दा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुरुआत की कौन सी बुक्स थी आपकी? शुरुआत की मेरी पहली बुक जो थी वो थी फाशिज्म ऑफ संघ परिवार। अच्छा। फाशिज्म ऑफ संघ परिवार में मैंने, क्योंकि पहले यही फैसला किया कि ये बीजेपी तो ऊपरी इनका बच्चा है, जी, मूल जड़ तो आरएसएस में है। तो आरएसएस को मैंने एक बहुत एलिमेंट्री, ऐसा नहीं समझते आप कि कैपिटलिज्म इसके पीछे? कैपिटलिज्म तो है ही। तो ऐसा है कि किसी भी चीज़ के दो पैर होते हैं। जी। एक तो 91 के बाद जो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया, एक वो है। ग्लोबलाइजेशन में क्योंकि पूंजीपति ऐसी सत्ता चाहते हैं जो लोगों के मुद्दे को दबा सके। जी। कैपिटलिज्म भी एक टाइप का नहीं रहता। एक रहता है लेज़े फेयर कैपिटलिज्म, जिसमें जो शुरू में इंडिया में था कि भाई ठीक है हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आपको आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए। तो वो 91 के बाद जो पूरी दुनिया में माहौल चला ग्लोबलाइजेशन का, उसके बाद सरकार को भी ऐसा चाहिए कि कोई ऐसा हथियार उसके पास हो जिससे वो आम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा सके। और उसमें जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें एक जबरदस्त उनका काम किया। तो आपका कहना है कि आपने लिखा भी है कि कम्युनल वायलेंस ये प्लान ही होता है। जी। तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी, ये प्लान होता है, ये मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। जी। और ज़्यादा मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये जो मेजर स्टडीज़ हैं, कुछ स्टडीज़ येल यूनिवर्सिटी से आई हैं, जी, पॉल ब्रास की हैं, असगर अली इंजीनियर मेरे गुरु जो थे उनकी हैं, और विभूति नारायण राय की हैं। इनको मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो करता रहा। और जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स पहले तो रहते थे, जी, अभी तो दंगे इतने हो गए कि कोई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सरकार बिठाती नहीं है, फिर भी जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स करते हैं, तो ज़्यादातर यही आया इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स में कि ये दंगों के पीछे कहीं कहीं आरएसएस का हाथ होता है, बीजेपी का हाथ होता है। पर वो इस तरीके से करवाते हैं कि ऐसा लगे कि पहले मुसलमान ने पत्थर फेंका। और उसके बारे में विभूति नारायण राय क्या लिखते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा घेरा जाता है कि वो पहला पत्थर फेंकने को मजबूर होती है, और फिर उसी के नाम पे कि भाई इन्होंने पत्थर फेंका, इसका जवाब दिया, इसको ख़त्म किया जाए। और फिर दंगों में वही लोग ज़्यादा मारे जाते हैं
और दंगों के बाद ज़्यादातर उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये तो स्टडीज़ जो हैं उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। जेलों में भी बहुत ज़्यादा है, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब कोई फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी उसके पीछे कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ही हमेशा जिम्मेदार ठहराई होती है, तो कोई ना कोई वजह भी होगी उसके पीछे। देखिए वजह ऐसी है कि अभी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंग आज़ादी 92 के पहले अच्छा जंग आज़ादी के समय देखिए क्या हुआ कि यहाँ 3 प्रकार के राष्ट्रवाद की धारा आई जी। एक भारतीय राष्ट्रवाद, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बोस, भगत सिंह, अम्बेडकर, और ये लोग नए समाज की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे, दलितों की समानता की बात करते थे, औरतों की समानता की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो यहाँ के राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनको इससे परेशानी हो रही थी कि हमारे अंदर में जो गुलाम हैं वो हमारी तो पावर खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने पहली बार ये एक फार्मूला अपनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता खतरे में है, उन्होंने कहा हमारा मजहब खतरे में है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1885 के बाद। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो यहाँ के लोगों के थे, इंडस्ट्री वालों के थे, पढ़े लिखे वर्गों के थे और इनके थे। तो राजा नवाब उससे ज़्यादा विचलित हो गए और पहले हिंदू मुसलमान राजा एक ही साथ थे, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। बाद में ब्रिटिश ने इस पर फूट डाली। 1906 में मुसलमानों के डेलीगेशन को आगरा बुलाया, नवाबों के डेलीगेशन को बोला आप तो मुसलमान समाज के प्रतिनिधि हैं। अब देखिए उनकी चालाकी, राजा कोई लोगों का प्रतिनिधि नहीं होता, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो तो डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में तो बोलिए आपकी क्या मांग है? तो उन्होंने मांगी रखी, हमको बंगाल का पार्टीशन चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, हमारे प्रिविलेज बने रहें। 1888 की बात कर रहे हैं। 1906 ओके 1886 में वो बना था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसमें ढाका का नवाब और काशी के राजा ये दोनों मुख्य थे, काशी के राजा मुख्य थे। और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उसमें भी काम किया जी, मुसलमानों को तोड़ा और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो रह गया वो पहले पंजाब हिंदू सभा बना, बाद में हिंदू महासभा बना। नाम का फ़र्क देखिए, इधर जो भगत सिंह, अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके संगठन के नाम में मजहब नहीं है। कोई भी देख लीजिए, जी जी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नौजवान भारत सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, मज़हब कहीं नहीं, और वो किसी मज़हब का अपमान भी नहीं करते। और इधर जो है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये इनका, और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो इनको क्या करना था, नाम में तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड नाम है, बाकी हिंदू कम्युनिटी का महासभा वो इलेक्टोरल में नहीं था ना, नहीं बाद में भी नहीं आया कभी। इलेक्टोरल में आया, बाद में आया, हिंदू महासभा भी आया, आरएसएस नहीं आया, सिर्फ आरएसएस नहीं आया, पर हिंदू महासभा बाद में आया। हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में मिनिस्ट्री चलाई थी। कब? ये 1940 के आसपास। हिंदू महासभा, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया जी इस असेंबली से कि भाई आप हमसे बिना पूछे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमको घसीट रहे हैं, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जी। मुस्लिम लीग ने उठा लिया, महासभा बोली हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि वो जमींदारों की पार्टियां थी। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलके बंगाल, सिंध और बंगाल में सरकारें बनाई जी। तो सवाल ये है कि इनके इंटरेस्ट जो थे वो नवाबों के इंटरेस्ट थे, जमींदारों के इंटरेस्ट थे, अथॉरिटेरियन स्टेट और लोअर पावर टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये उधर था। और इधर कांग्रेस, अभी एक आपको मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। 1937 में यूपी में कांग्रेस मेजॉरिटी से जीत के आई, तो जिन्होंने जाके, अभी वो फ्रीडम एक्ट मिडनाइट आया था, उसमें वो सीन भी है, जिन्होंने जाके नेहरू को मिठाई खिलाई, बोले बधाई हो, और बोले हमको भी मिनिस्ट्री में रख लो ना, साथ साथ काम करेंगे। नेहरू ने बोला ये तो जमींदार लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ कि यह लैंड रिफॉर्म हो, जोते उसकी ज़मीन हो, और ये अगर मिनिस्ट्री में रहें तो ये लैंड रिफॉर्म क्या होने देंगे, ये सोशल चेंज क्या होने देंगे, इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिया।
तो ये इन्होंने फिर 1940 में कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने उठा लिया, 2 जगह इनकी मिनिस्ट्री बन गई 1940 में। 40 में। अच्छा, तो मतलब दंगा कब शुरू हुआ है, कम्युनल वायलेंस कब शुरू हुआ? देखिए, कम्युनल वायलेंस पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले थोड़ा एथनिक वायलेंस होता था। एथनिक वायलेंस, एथनिक, शिया सुन्नी, अच्छा। शैव वैष्णव, ओके, आइडियोलॉजी का झगड़ा होता हाँ, उनके धर्म के अंदर के जो सेक्ट थे उनके वायलेंस होते थे। और जो हिंदू मुसलमान का दंगा चालू हुआ वो ज़्यादातर 1850-60 के बाद हुआ। तो इसके पीछे क्या आपको दिखाई पड़ता है, कौन दिखाई ये पड़ता बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा हुआ 1857 की लड़ाई हुई जी, ज़्यादा हिंदू सोल्जर, रेवोल्यूशन, ज़्यादा हिंदू सोल्जर, और वो बहादुर शाह जफर को जाके कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनो, जी, और हिंदू मुसलमान मिलके साथ में लड़े। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, नाना साहब पेशवा, तात्या साहब टोपे, जी, हिंदू मुसलमान मिलके लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने वही नीति लगाई, फूट डालो और राज करो। और फूट डालो और राज करे के लिए उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को बांट कैसे सकते हैं, भाषाएं तो 25 हैं, 2 बड़े धर्म हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। तो उन्होंने यहाँ के राजाओं के राज को हिंदू राज मुसलमान राज के रूप में बांट दिया। अच्छा, तो और भारत में तो क्या था, यहाँ मुगल राजाओं की सत्ता थी, अंग्रेज़ों को लोगों की वफादारी मुगल राजाओं से अपनी तरफ खींचनी थी। तो मुसलमानों को उन्होंने ज़्यादा बदनाम किया कि ये मुसलमान, औरंगजेब ऐसा था, इसलिए ऐसा था, मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया, इनके परिवार ऐसे हैं, बैकवर्ड हैं, ये हैं। मुस्लिम भी बड़ी चालाक थी, उसने इस फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। उसने बोला हिंदू कौन है, यहाँ के शासक तो हम थे जी, मुसलमानों ने यहाँ राज किया था। तो ये उन्होंने क्या किया, अपनी पहचान के साथ पूरी कम्युनिटी को जोड़ दिया। सभी मुसलमान तो राजा नहीं थे, मुसलमान राजा 0.001%, हाँ, बस एक होता था ना राजा, और बाकी कोई मुसलमान राजा है तो क्या मुसलमान प्रजा को ज़्यादा सहूलियत देता था, फैसिलिटी देता था क्या? जजिया तो था ना कहीं कहीं। हाँ, जजिया एक औरंगजेब ने लगाया जी, अपने पावर के 22 साल के बाद। अच्छा, शुरू से नहीं लगाया था उसने। ओके, उसकी जो एम्बिशन थी कि पूरे दिल्ली का राज पूरे देश पे फैले, इसलिए उसने दक्कन में जाके लड़ाइयाँ बहुत लड़ी जी, खजाना खाली हो गया। जब वो मरा तो खजाने में कुछ नहीं था। उस समय उसने जजिया लगाया था। जजिया गलत था, पर वो सभी मुसलमान राजाओं ने जजिया नहीं लगाया, और औरंगजेब ने और एक आध और भी लगाया होगा। तो जितने भी मुस्लिम राजा हुए बाबर से लेके पहले भी थे, मतलब यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, गजनवी तो इन वंश, लोगों के वक्त में, सारे मतलब मुस्लिम बादशाहों के वक्त में प्रजा में कॉन्फ्लिक्ट्स और या तो डिससेटिस्फैक्शन, इसकी कोई हिस्ट्री है? देखिए, ये राजाओं ने हिंदुओं का सोशल सिस्टम नहीं बदला जी, शरिया लॉ सब पे नहीं लगाया। आपके इसमें कास्ट सिस्टम है, चलने दो जी, गैर बराबरी है, चलने दो। 1-2 राजाओं ने कहा सती बंद कर दो, बाकी किसी ने हिंदू इसमें डिस्टर्ब नहीं किया, कल्चर में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं थी। जजिया की छोटी मोटी तकलीफ जी 20-30 साल तक रही होगी। ज़्यादा जो हुआ वो यहाँ का मेल जोल था। मेल जोल, आप खाने की बातें लीजिए, कपड़े की बातें लीजिए, म्यूज़िक की बातें लीजिए, और हमारे पोइट्री की बातें लीजिए, हिंदू मुसलमान का मेल जोल है। उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। आप देखिए, लगान फिल्म में ओ पालन हारे निर्गुण जी, जावेद अख्तर लिखते हैं और A.R. रहमान संगीत देते हैं। महाभारत की स्क्रिप्ट राही मासूम ने पूरी लिखी, और हिंदी के सबसे बेहतरीन भजन गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, लिखने वाले शकील बदायूनी, और म्यूजिक देने वाले नौशाद जी। ये अभी की बात है, और उस समय भी जो चल रहा था हिंदू मुसलमानों के बीच में, आप देखिए रसखान और रहीम जी, किस पे लिखे इन्होंने पोएम? भगवान कृष्ण पे लिखी जी। और आज जो जितनी चीज़ें पॉपुलर हैं, पायजामा, कुर्ता, लहंगा, चोली, ये सब उधर से ही आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। खाने की चीज़ों में देखिए, मुंह में पानी आ जाएगा जलेबी के नाम पे, उधर से ही आई है, ईरान से आई है। और तो और हमारे जो बड़े मंत्री हैं, एक उनका नाम ईरान से आया हुआ नाम है,
अभी के शाह। हाँ अमित शाह, ये नाम ये भी ईरान से आया। और वहाँ भाषा का मेल जोल देखिए, पहले इसको हिंदवी कहते थे, फिर वो हिंदी बन गई, जी। फिर उर्दू, प्योर इंडियन भाषा है। कैसे बनी? ईरानी, पर्शियन और यहाँ की उत्तर भारत की बोलियों को पर्शियन स्क्रिप्ट और उत्तर भारत की बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, सब मिला, ये अवधी, इनको मिला के बनी। तो मेल जोल बहुत था। लोग दिखाते हैं कि झगड़ा, अरे झगड़ा तो राजा लोग करते थे संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए। लोगों को क्या है, आप गरीब किसान हैं, मैं गरीब किसान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, एक दूसरे का दुख बांट के हम रहते हैं। अच्छा, प्री मुगल देखते हैं। हाँ, जैसे महमूद गजनवी ने सिर्फ मंदिर पर ही आक्रमण किया ना, किसी मस्जिद पर तो किया नहीं। मस्जिद तो थी उस वक्त भी, क्योंकि मस्जिद के यहाँ पर निशानी मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की, मतलब सन 600 की भी मिलती है केरल में। जी, तो गजनवी आए बहुत बाद में, उन्होंने मंदिर पर ही क्यों आक्रमण किया? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मोहम्मद साहब जब आए थे तो उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई। जी, ठीक है। और गजनवी ने कहा, मैं बुत परस्त नहीं हूँ, मैं बुत व्यापार नहीं करता, मूर्तियों को तोड़ता हूँ। ये उसने खुद के बारे में कहा। ओके। पर सवाल ये है कि उसने सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा? गजनी से आया जी, सोमनाथ तक आया, सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता 17 टाइम्स मशहूर है। आया। क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में संपत्ति का भंडार था। उसने रास्ते की मूर्तियों को नहीं तोड़ा। तो देखिए, राजा जो कहता है, जो करता है, वो एक उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। और जो मंदिरों में सोना चांदी जात था, अब इधर महमूद गजनवी की बात सब करते हैं, राजा हर्षदेव की बात कोई नहीं करता। कल्हड़ की राज तरंगिणी में राजा हर्षदेव के बारे में बताते हैं कि राजा हर्षदेव बहुत अय्याश, मतलब खर्चीला राजा था। खजाना खाली हो गया, क्या करें? तो उसने देखा, भाई यहाँ मंदिरों में तो सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात है। तो एक स्पेशल ऑफिसर, क्लोजेस्ट ऑफिसर को देवोत्पतन नायक बना दिया कि जाओ भाई मंदिरों में देखो कहाँ सोना चांदी संपत्ति है, मूर्ति तोड़ के लाओ और राज उसको पिघलाओ और राज खजाने का उसमें से मैं खर्चा करूँगा। सबसे ज़्यादा मंदिर उसी ने तोड़े राजा हर्षदेव। ये कब की बात है? ये 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी। और कवि कल्हड़ की किताब में इसका पूरा डिटेल दिया है। अच्छा, पुराने लिटरेचर, जैसे अभी आपने रसखान वगैरह का नाम लिया, पुराने लिटरेचर, उसमें कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के लिटरेचर में आपको दिखाई पड़ा? पुराना लिटरेचर जो हम कहते हैं जी, प्री ब्रिटिश लिटरेचर से आपको मतलब है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलती। जी, मिलता है एथनिक वायलेंस। जो मैंने कहा, एथनिक वायलेंस को अनुवाद कर लीजिए। एथनिक वायलेंस था वर्ग में, इसके नाम पे समाज में जहाँ एक तरफ मोहब्बत चलती है, झगड़े भी चलते हैं। जी, और राजाओं के बीच में तो झगड़े चलते ही थे, उसमें कोई शक नहीं है। रीजनल झगड़े, हाँ, उस मोहल्ले का है, वो उस मोहल्ले का, इस तरह ऐसे झगड़े चलते थे। पर ये जो झगड़े चालू हुए कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, किसी मुसलमान ने गाय को काटा है, जी, कोई हिंदू मस्जिद के सामने म्यूजिक बजाते हुए जा रहा है, ये चीज़ें पहले तो ये डेमोक्रेसी का साइड इफेक्ट है। डेमोक्रेसी या ये जो पहले इसकी फाउंडेशन डाली। हाँ, अब इस पर मैं आता हूँ, फाउंडेशन इसकी कैसे डली। फाउंडेशन डली, एक तो पहले मुस्लिम लीग का जो, और हिंदू महासभा और आरएसएस, हिंदू महासभा आरएसएस एक तरफ, मुस्लिम लीग दूसरी तरफ, दोनों ने पेट भर के नफरत फैलाई। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ। अब मैं ये समझता हूँ कि जब नफरत फैलाई जाती है तो दंगे करवाना पॉसिबल होता है। जी, एक वो भीष्म सहानी का 3 पार्ट का सीरियल था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, बताता हूँ। उसमें एक बहुत प्यारा मतलब रिवीलिंग सीन है। रिवीलिंग सीन क्या है? ओमपुरी एक्टर जो है एक दलित है, तो एक मुसलमान पॉलिटिशियन टाइट कपड़े पहन के उसके पास जाता है, उसको 5 रुपये देता है। बोले क्यों दे रहे आप? बोले ऐसा करो, एक सूअर को मार के मस्जिद में डाल दो। मुस्लिम पॉलिटिशियन उसको बोल रहा है। बोलता है मेरे को तो 5 रुपये मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? तो वो पॉलिटिशियन बोलता है तुम मस्जिद में डालोगे सूअर, मैं बोलूँगा हिंदुओं ने सूअर डाल दिया, हमारी मस्जिद अपवित्र हो गई, दंगे हो जाएंगे,
मैं बड़ा बन जाऊंगा। यही घटना आप देखेंगे, बजरंग दल के कई लोग जाके मंदिरों में गाय का मांस डाल देते हैं। तो ये बात इनको पता थी कि अगर दंगे होंगे तो जो कम्युनल पार्टियां हैं वो पहले से मजबूत होंगी। ये येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च इकोनॉमिक टाइम्स मैंने जगह जगह कोट किया है। ये रिसर्च क्या कहता है, इन्होंने एम्पिरिकल स्टडी है ना, फैक्चुअल स्टडी किया और देखा जो एरिया में दंगे करवाए जाते हैं आने वाले चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी पहले से पावरफुल हो जाती है। जी, मैं तो भाई पढ़ता रहता हूँ, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। और ये आप देखिए 1990 के बाद से दंगे बढ़े, 1990 के बाद से बीजेपी का पावर बढ़ा। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बीजेपी जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ दंगे कम होते हैं। एक बार वो पावर में आ जाते हैं जी तो प्रोपोगंडा करते हैं कि दंगे नहीं होते हैं जी, पर ये बात में तो कोई सच्चाई है नहीं। गुजरात में दंगे हुए, किसकी सरकार थी जी, बीजेपी की सरकार नीचे। अभी दिल्ली में दंगे थे तो वहाँ तो आप पार्टी के पास तो पावर है नहीं, पुलिस किसके पास है जी, बीजेपी के पास। ये प्रोपोगंडा है। यूपी में भी आज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको छोटे छोटे होने वाले दंगे बहुत सारे। यूपी में दंगे नहीं, हादसा हो रहे हैं। हाँ। लेकिन दंगे तो सही बात है कि आप याद करके बता देंगे कि गुजरात में हुआ, एक ही बार हुआ गुजरात जी, दिल्ली में हुआ, कुछ और भी हुए हैं। लेकिन सही बात अगर फैक्ट्स पे जाएं तो बीजेपी रिजीम में दंगे तो कम हुए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।